हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे सितंबर मंथ में जो मंथली टेस्ट हुआ था उसके पेपर का डिस्कशन। आइए देखते हैं हम प्रश्न को। देखिए, सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो ये है कि जब एक ही पुष्प में परागन होता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो देखिए बच्चों, जब एक ही फूल हो, ये मान लीजिए एक प्लांट है और इस प्लांट में एक इस तरह से फ्लावर है और एक ही फूल में परागन होने के लिए फूल को द्विलिंगी होना पड़ेगा। तो ये इसका नर भाग है और ये इसका मान लीजिए मादा भाग है। तो जब इस भाग से यहाँ पे इसी फूल में परागन होता है, जब एक ही फूल में परागन होगा तो इस क्रिया को हम ऑटोगैमी यानी स्वयुग्मन। नेक्स्ट प्रश्न, प्लिनेरिया में अलैंगिक जनन की विधि क्या है। तो जो बच्चों प्लिनेरिया है उसमें अलैंगिक जनन की विधि पुनर्उद्भवन होता है, जिसको हम रीजनरेशन कहते हैं। यहाँ पे होता है जैसे एक ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए ये प्लिनेरिया है। अगर इस प्लिनेरिया को आप टुकड़ों में काट दें इस तरह से, तो हर टुकड़ा से एक नया ऑर्गेनिज्म जनरेट हो जाएगा इस तरह से। तो इसे हम पुनर्उद्भवन यानी कि रीजनरेशन कहते हैं। ऐसा हाइड्रा में भी होता है और ये एक तरह का अलैंगिक जनन है। देखिए, कुछ जीवों में यदि शरीर के अनेक टुकड़ों में विभक्त हो जाता है तो प्रत्येक भाग यानी टुकड़ा वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाते हैं। तो संतति उत्पत्ति में सक्षम होते हैं और इसका उदाहरण है हाइड्रा और प्लिनेरिया। यह भी एक अलैंगिक जनन की विधि है जिसे हम पुनरुद्भवन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वंशागति और विविधता के अध्ययन को क्या कहते हैं। स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। जो अनुवांशिकी है उसमें हम वंशागति और विविधता दोनों का ही अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, अनुवांशिकी के जनक किसे कहते हैं। तो देखेंगे आप, अनुवांशिकी के जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल का प्रायोगिक पौधा कौन था। यानी मेंडल जिस पौधे पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उस पौधे का नाम क्या था। तो वो पौधा जो था गार्डन पी, जिसको हम कहते हैं बगीचा मटर। उद्यान मटर कभी कभी एग्जाम में लिखा होता है, तो उद्यान मटर बगीचा मटर एक ही है, गार्डन पी भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव स्त्री में डिंब वाहिनी नली की लंबाई होती है। तो मानव में जो जनन तंत्र है उसमें जो फेलोपियन ट्यूब होता है, आप देखेंगे इस तरह से जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो का होगा। और यहाँ पे इस तरह से अंडा से होगा इस तरह से। डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा है, समझने का कोशिश करिएगा। तो देखिए, ये जो है इस तरह से ये मादा जनन तंत्र है। और ये जो इसमें ये जो नलिकाएं हैं इसी को कहते हैं हम अंडवाहिनी नली। अंडवाहिनी नली से कहते हैं। और इसकी लंबाई जो है वो लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन जो है ये डी नंबर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरियकरीट जिसे हम कोरोना रेडिएटा कहते हैं वो कहाँ पाया जाता है। तो ये कोरोना जो है कोरोना वाला वायरस नहीं है, ये जो है मादा के अंडाणु में पाया जाता है। तो कोरोना रेडिएटा पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, अंडाणु में। आप देखेंगे ये जो स्ट्रक्चर है फोटो बना हुआ है ये अंडाणु का है। इसमें जो है सबसे जो आप देख रहे हैं एक लेयर है बना हुआ, ये जो खाली जगह होता है अंडाणु के चारों बगल, इसको कहते हैं परिपातिक अवकाश, पेरी वाइट लाइन स्पेस कहते हैं इसको अंग्रेजी में। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक और लेयर होता है जिसको हम कहते हैं जोना पैलिसुडा। और जो सबसे बाहर में जो आवरण है का नाम है कोरोना रेडिएटा। तो ये कोरोना रेडिएटा जो है हिंदी में इसको कहते हैं अरियकरीट। कहाँ पे पाया जाता है, तो अंडाणु में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विकासीय दृष्टि से हमारी समानता किससे अधिक है।
तो ऑप्शन देखिए, पहला है चीन का विद्यार्थी, दूसरा है चिंपैंजी, तीसरा है मकड़ी और चौथा है जीवाणु। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर जो है चिंपांजी लगा देते हैं, लेकिन देखिए ये चीन का जो विद्यार्थी है ना, ये भी मानव ही है। तो जो चीन का विद्यार्थी है उससे ज़्यादा हमारा समानता होगा, क्योंकि हम भी मानव है, चाहे चीन का विद्यार्थी हो, अमेरिका का विद्यार्थी हो, कोई भी विद्यार्थी हो, उससे हमारा ज़्यादा समानता होगा, क्योंकि हम भी मानव है और वो भी क्या है, मानव। आंसर हो जाएगा चीन का विद्यार्थी। ये पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला प्रश्न है लैंगिक जनन की इकाई, यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो लैंगिक जनन की इकाई होती है वो युग्मक होता है, जिसको हम अंग्रेजी में गैमेट कहते हैं। अगला प्रश्न, बहुभ्रूणता पाई जाती है। तो बहुभ्रूणता जो है बच्चों, वो नींबू में होता है, या नींबू वंश के जो और भी पौधे हैं उसमें होगा। तो यहाँ होता क्या, देखिए क्या कह रहा है, एक बीज में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति को बहुभ्रूणता कहते हैं। यानी जब एक बीज में एक से क्या हो, ज़्यादा भ्रूण हो, तो यही क्या कहलाता है, बहुभ्रूणता, और अंग्रेजी में पॉलीइम्ब्रायनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपरा का कार्य। अपरा का क्या कार्य है? तो देखिए बच्चों, ये जो माँ है फीमेल, उसका ये गर्भाशय है, गर्भाशय में अपरा दर्शाता हुआ मानव का भ्रूण। तो ये भ्रूण है, भ्रूण के नाभि में ये लगा हुआ स्ट्रक्चर नाभि रज्जु है, और ये गर्भाशय है। गर्भाशय की दीवार में ये धसा हुआ अपरा रसांकुर है, और ये अपरा रसांकुर पूरे गर्भाशय में धसा होता है। अब ये अपरा देखिए करता क्या है, सबसे पहले इसका काम है भ्रूण को ऑक्सीजन देना, भ्रूण को पोषण देना, भ्रूण द्वारा उत्पन्न उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालना। तो ये जो तीनों कार्य हैं ये सभी अपरा के ही हैं, और इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो 4 नंबर होगा। इनमें सभी, ये सभी कार्य अपरा के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीटोसिन किस पेशी पर कार्य करता है? तो जो ऑक्सीटोसिन है वो गर्भाशय की पेशी पे काम करता है, जिससे जो संतान है वो माँ के गर्भ से बाहर आता है। जो ऑक्सीटोसिन जितना ज़्यादा स्राव करेगा माँ के गर्भाशय में, उतना ही ज़्यादा पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट होता है, जिसको हम कहते हैं क्रमानुकुंचन गति, और ये गति बच्चे को गर्भ से बाहर आने में मदद करता है। ये ऑक्सीटोसिन का एक और काम होता है, ये जो माँ है उसके स्तन ग्रंथि पे काम करता है, और ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्शन में भी मदद करता है, यानी मिल्क को स्तन ग्रंथि से बाहर आने। अगला क्वेश्चन, उलुवेदन एमनियोसेंटेसिस का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? तो सबसे पहले समझेंगे ये एमनियोसेंटेसिस है क्या। तो देखिए एमनियोसेंटेसिस एक तकनीक है, इस तकनीक का उपयोग हम करते हैं बच्चे में जो भ्रूण है उसमें कोई अनुवांशिक विकार है या नहीं का जांच करने के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम एमनियोटिक फ्लूइड को निकालते हैं। उस एमनियोटिक फ्लूइड में भ्रूण की कुछ कोशिकाएं होती हैं, उस कोशिका के गुणसूत्र के अध्ययन से हम ये पता लगाते हैं कि बच्चे में कोई अनुवांशिक विकार है या नहीं है। लेकिन आजकल इसका दुरुपयोग भी होता है और बच्चे का लिंग पता किया जाता है, और अधिकांश केस में ऐसा देखा जाता है कि जब संतान मादा होती है तो उसकी भ्रूण हत्या कर दी जाती है। तो ये इसका जो है गलत उपयोग भी किया जाता है। देखिए उलभेदन, तो उलभेदन में एमनियोटिक द्रव में घुले पदार्थ व विकासशील भ्रूण की कोशिका का विश्लेषण किया जाता है, और इस विधि में भ्रूण में होने वाले विभिन्न अनुवांशिक विकार, कौन कौन से विकार, जैसे देखिए डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया आदि की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं। तो ऑप्शन में पहला है डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, तो ऑप्शन इसका सभी सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्राणु के किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है? तो सबसे पहले आप देखेंगे बच्चों, जो शुक्राणु होते हैं उसका जो ये पार्ट है इसको हम शीर्ष कहते हैं, यानी हेड, ये हेड है। दूसरा जो ये पार्ट है इसको हम नेक कहते हैं, NEC के नेक, और ये जो है मिडिल पीस, ये मिडिल पार्ट है। और इसी मिडिल पार्ट में आप यहाँ देखेंगे कि ये सूत्रकणिका, जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, ये पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया तैरने के लिए ऊर्जा का स्रोत होता है। और शुक्राणु का जो ये अंतिम भाग है ये पूंछ है, जिसको आप टेल कहते हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसके मध्य भाग में पाया जाता है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर लिखा हुआ है,
ग्रीवा, पूंछ, मध्य भाग नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। पार्थेनोजेनेसिस सामान्यतः होता है, तो यहाँ पे पार्थेनोजेनेसिस तो ऑप्शन है, ये सही नहीं है, यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं होगा। ये जो क्वेश्चन में है पार्थेनोजेनेसिस, यहाँ पे ये ना होके यहाँ पे होता पार्थेनोकार्पिक फल कौन है, पार्थेनोकार्पिक फल। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि पार्थेनोकार्पिक फल क्या होता है। तो यहाँ पे देखेंगे वे फल होते हैं जिनमें बिना निषेचन के बीज विकसित होते हैं, बिना निषेचन के बीज विकसित होते हैं। यहाँ बीज नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे फल होगा। पार्थेनोकार्पिक फल वे फल होते हैं जिनमें बिना निषेचन के फल विकसित होते हैं। इन फलों को बीज रहित फल भी कहा जाता है, और यहाँ उदाहरण है इसका केला और अंगूर। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा अंगूर। ठीक है, अब ये पार्थेनोजेनेसिस जो यहाँ पे लिखा था ये क्या होता है, तो पार्थेनोजेनेसिस में जो है मादा युग्मक बिना नर युग्मक से मिले संतान बना लेते हैं, तो इसे हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है जो ऑप्शन है वो इसके लिए दिया था पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, बिना निषेचन का फल बनना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कीट और पक्षी के पंख हैं, तो पंख, कीट और पक्षी के पंख किस अंग के उदाहरण हैं? पहला है एनालोगस ऑर्गन, समृद्धि अंग, दूसरा है होमोलोगस ऑर्गन, समजात अंग, तीसरा है वेस्टिजियल ऑर्गन, अवशेषी अंग, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो पक्षी के पंख हैं और कीट के पंख हैं, दोनों का जो यूज है सेम है, उड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन ऑरिजिन में पक्षी और कीट सेम नहीं है, उत्पत्ति दोनों का अलग अलग है। एक आप देखेंगे पक्षी जो है अर्थोपोडा संघ से आता है, जो पक्षी है कोरडाटा संघ से आता है, जबकि कीट जो है अर्थोपोडा संघ से है। तो ऑरिजिन दोनों का अलग अलग है, तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा एनालोगस ऑर्गन, समवृत्तीय अंग। अगला क्वेश्चन है डायहाइब्रिड क्रॉस के फिनोटाइप अनुपात क्या है? तो मेंडल जब डायहाइब्रिड क्रॉस किए थे तो उसका फिनोटाइप रेशियो 9:3:3:1 आया था। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो नेचुरल सिलेक्शन जो है वो डार्विन के द्वारा दिया गया था, डार्विन। अगला प्रश्न, मनुष्य के अंडाणु में गुणसूत्रों की संख्या होती है? तो आप जानते हैं जो मनुष्य है वो द्विगुणित प्राणी है, इसमें 2n बराबर गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, और हम जानते हैं चाहे अंडाणु हो या शुक्राणु, इसमें जो गुणसूत्र की संख्या होगी वो अगुणित होगी यानी n, तो इसका जो संख्या होगा वो 23 होगा। तो इसलिए मनुष्य के अंडाणु हो या शुक्राणु, उसमें गुणसूत्रों की संख्या 23। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, XO क्रोमोजोम असामान्यता क्या होता है? तो देखिए XO क्रोमोजोम जो असामान्यता होता है उसको हम कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम जो फीमेल होती हैं इसमें 44 प्लस X क्रोमोजोम होता है, लेकिन जो टर्नर सिंड्रोम किसी को होता है तो उसमें देखिए क्या होता है, इस विकार का कारण एक X क्रोमोजोम का अभाव होता है, अर्थात 45 क्रोमोजोम की XO स्थिति। यानी देखिए ये जो 46 गुणसूत्र है 44 प्लस 2XX, तो ये टोटल हो गया 46। लेकिन जब किसी को टर्नर सिंड्रोम होगा तो वहाँ पे ये 44 ऑटोजोम्स तो रहता ही है, लेकिन एक X क्रोमोजोम का अभाव हो जाता है। तो यहाँ पे जो टोटल क्रोमोजोम की संख्या होती है वो हो जाती है 45, और इसी को हम कहते हैं 45 क्रोमोजोम की XO, 44 और प्लस 1। अब इसमें जो कैरेक्टर होता है फीमेल में वो क्या होता है, एक क्रोमोजोम कम हो जाने से X क्रोमोजोम में, तो ऐसी जो फीमेल होगी, नारी होगी, वो स्टेराइल यानी कि बांझ होती है। कारण है कि इसका अंडाशय जो है अल्पवर्धित रह जाते हैं, और सेकेंडरी लैंगिक लक्षण जो सेक्सुअल कैरेक्टर है उसका भी अभाव होता है। जैसे आप देखेंगे जो ये फीमेल है यहाँ, ये छोटे कद की हैं और अल्प विकसित मादा लक्षण है। इसमें जो है आप देखेंगे
जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है, जैसे स्तन ग्रंथियों का फीमेल में डेवलपमेंट होता है, तो इस फीमेल में जो स्तन ग्रंथि का डेवलपमेंट नहीं होता है, जो अंडाशय वो भी अच्छे से वर्धित नहीं होते हैं। साथ ही साथ मेल कैरेक्टर देखने को मिलता है इसमें, ठीक है। ये है टर्नर सिंड्रोम, फीमेल में होता है। अगला क्वेश्चन, मॉर्गन ने किस मॉडल पे कार्य किया? तो आप जानते हैं बच्चों, जो मॉर्गन है वो फ्रूट फ्लाई पे काम किए थे, फल मक्खी पे। तो ये है फ्रूट फ्लाई, जिसको हम कहते हैं ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। इसमें जो नर होता है वो आकार में छोटा होता है और जो मादा है वो आकार में बड़ी होती है। बहुजीनी वंशागति का उदाहरण, सिंपल वाला बात है, देखिए बहुजीनी वंशागति का जो उदाहरण है वो है मनुष्यों के त्वचा का रंग। मनुष्यों में त्वचा का रंग बहुजीनी वंशागति का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों, एक स्थिति जहां एकल जीन अनेक दृश्य प्रारूप लक्षणों को प्रकट कर सकता है। आप जानते हैं जो मेंडल बताए थे, एक जीन एक करेक्टर, यानी जब मेंडल वंशागति के बारे में बता रहे थे तो वहाँ एक जीन एक लक्षण का वंशागति करता था, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, एक स्थिति जहाँ एक एकल जीन अनेक दृश्य प्रारूप यानी फिनोटाइप को प्रकट करता है, ये क्या कहलाता है? तो इसको हम कहते हैं प्लियोट्रॉपी, यानी बहुप्रभाविता। एक जीन से कई सारे लक्षण है, इसका आंसर हो जाएगा प्लियोट्रॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों में लिंग निर्धारण होता है, तो मनुष्य में जो लिंग निर्धारण होता है बच्चों वो XY टाइप का होता है। जो फीमेल होती हैं वो XX होती हैं, और जो मेल होता है वो XY होता है। इधर से एक प्रकार का युग्मक बनेगा X और इधर बनेगा दो प्रकार का युग्मक, एक X और एक Y। अगर ये X इस X से मिलेगा, XX मिलके संतान जो है फीमेल बनेगी, और अगर ये X इस Y से, सॉरी ये Y, तो अगर ये X इस Y से मिलती हैं तो संतान बनेगा मेल। तो जो वुमेन है, मानव है, उसमें लिंग निर्धारण XX और XY प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव में अलिंग क्रोमोसोम की संख्या। तो आप देखेंगे जो मानव है उसमें गुणसूत्र की संख्याएं 46 होती हैं। तो आप देखेंगे मानव जो है, चाहे वो मेल हो या फीमेल, तो वो मेल हो या फीमेल, दोनों में ही जो गुणसूत्र होते हैं 46 होते हैं। जो मेल है उसमें जो आपको गुणसूत्र मिलेगा, मेल में जो गुणसूत्र मिलेगा 44 प्लस XY, और फीमेल में जो गुणसूत्र मिलेगा वो 44 प्लस XX होता है। अब आप देखेंगे जो ये 46 गुणसूत्र है, 44 और प्लस ये 2 मेल में, और ये 44 प्लस 2 फीमेल में। ये जो गुणसूत्र है इसमें जो 44 मेल में भी है और ये फीमेल में भी है, इसी को कहते हैं अलिंग सूत्र। तो मेल हो या फीमेल हो, जो मानव है उसमें 44 अलिंग सूत्र होते हैं, 22 जोड़ा कह सकते हैं। जबकि ये जो एक जोड़ा, ये आप दो देख सकते हैं मेल में XY, ये होता है, ये जो है ये होता है लिंग सूत्र। ये जो है ये होते हैं अलिंग सूत्र। ऐसे हम फीमेल में भी आप देखेंगे ये जो है ऐसे ही आप यहाँ फीमेल में देखेंगे तो ये जो है ये है अलिंग सूत्र, और ये है लिंग सूत्र। अब देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा अपना बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डाउन सिंड्रोम की खोज किसने की? तो आप देखते हैं जो डाउन सिंड्रोम है
वो लैंगडन डाउन ने खोजा था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर। ये होता क्या है, तो ये एक अनुवांशिक विकार है। इसमें जो है 21 क्रोमोजोम, देखिए जो विकार का कारण है वो क्या है, 21 यानी 21वें क्रोमोजोम की एक अतिरिक्त प्रति का आ जाना। ठीक है, जो 21वां क्रोमोजोम है उस पर एक ज़्यादा प्रति आ जाता है, इस कारण से बीमारी होता है, जिसको हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम। और इस बीमारी को जो डिस्कवर किए थे वो थे लैंगडन डाउन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नर हार्मोन, तो आप जानते हैं जो नर हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन होता है, तो ये आंसर हो। अगला, गुणसूत्रों की संख्या किसके कारण बढ़ घट सकती है। तो देखिए जब कोशिका विभाजन होता है तो उस समय जो है गुणसूत्र जो है अलग होती हैं, और अलग होना को कहते हैं डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोजोम। लेकिन जब ये क्रोमोजोम अलग नहीं हो पाती हैं तो किसी एक कोशिका में गुणसूत्र की संख्याएं बढ़ जाएंगी और किसी में एक घट जाता है, तो इसको कहते हैं नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोजोम। तो गैर विच्छेदन के कारण कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या बढ़ या घट सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति भ्रूण कोष में एक से अधिक भ्रूण पाए जाने की घटना को हम बहुभ्रूणता कहते हैं, यानी पॉली इम्ब्रायनी, इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेंडल के प्रयोग में कौन सा पुष्प का रंग प्रभावी था। तो देखिए मेंडल 7 लक्षण लिए थे, इसमें आप यहाँ देख सकते हैं पुष्प का रंग, ये लक्षण है। अब इसमें देखेंगे प्रभावी विशेषक, तो प्रभावी विशेषक आप देख सकते हैं पुष्प के रंग में बैंगनी जो है प्रभावी है और सफ़ेद जो है अप्रभावी है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन हो जाएगा बी, जो फूल का रंग प्रभावी था वो बैंगनी कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, तो सबसे पहले हमें पूछा जा रहा है कि एसटीडी क्या है, किन्हीं 2 रोगों का उल्लेख करिए। तो एसटीडी को जो है हम कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी वह रोग जो सेक्सुअली एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, तो इसे कहते हैं। और इसके कई कारण हो सकते हैं, कोई वायरस के कारण हो सकता है, बैक्टीरिया के कारण, या दूसरे परजीवी के कारण ये रोग हो सकते हैं। तो आप इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, एसटीडी का जो फुल फॉर्म होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संचारित रोग कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 रोग जो एसटीडी में आते हैं, पहला है एड्स। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एचआईवी वायरस के कारण होता है। एचआईवी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये हमारे इम्यून यानी सुरक्षा प्रणाली को क्या कर देते हैं, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी, जो हमारे इम्यून सिस्टम को डिफिशियंट कर देते हैं, कमज़ोर कर देते हैं। और इसके फैलने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई का उपयोग, जो इंजेक्शन हम लोग लेते हैं, अगर किसी को एचआईवी एड्स है और उसी सुई का उपयोग दूसरे में कर दिया जाता है तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इस रोग का संक्रमण हो सकता है। संक्रमित माँ से बच्चों में, अगर माँ को एचआईवी एड्स है और बच्चे के जन्म के समय अपरा को सही से कट नहीं किया गया और दोनों के ब्लड कॉन्टैक्ट में आते हैं तो इससे भी बच्चे में ये चला जाता है। और आप नाई की दुकान में जाते हैं, वहाँ पे जो ब्लेड है, एक ही ब्लेड से कई आदमी का अगर सेविंग किया जाता है और वो कॉन्टामिनेटेड है ब्लड के थ्रू, और जिसको एचआईवी एड्स है, दूसरे व्यक्ति को भी ये बीमारी हो सकती है। दूसरा जो बीमारी है वो सिफिलिस है, ये भी यौन संचारित रोग है। ये बैक्टीरिया के कारण होने वाला संक्रमण है, और जिस बैक्टीरिया से होता है उसका नाम है ट्रेपेनीमा पैलेडम। ठीक है, इसमें जो लक्षण है शुरुआत के, वो घाव होते हैं, लाल चकत्ते, बुखार आदि शामिल होते हैं। देखिए तो ये 2 रोग थे। अगला क्वेश्चन देखो, मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो हम देखेंगे जो मनुष्य है उसमें लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है। तो सिंपल है मनुष्य में लिंग निर्धारण, आप देखिए यहाँ पे, तो जो मनुष्य है उसमें लिंग निर्धारण के लिए देखेंगे आप, देखिए यहाँ जो फीमेल होती हैं उसके पास गुणसूत्र जो होते हैं 44 प्लस एक्स एक्स होता है, और जो मेल है उसके पास जो गुणसूत्र होते हैं 44 प्लस एक्स वाई। तो फीमेल में जो युग्मक बनेगा वो एक ही प्रकार का बनता है, युग्मक 22 प्लस एक्स।
लेकिन मेल में जो है युग्मक दो प्रकार का बनता है, 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई। अगर ये फीमेल गैमेट इस मेल गैमेट से मिलती है तो जो भ्रूण बनेगा वो 44 प्लस एक्स एक्स, और अगर ये फीमेल गैमेट इस मेल गैमेट से बनती हैं तो जो संतान बनेंगी वो 44 प्लस एक्स वाई, यानी कि ये मेल बनेगा और ये क्या बनेंगी, मेल। यहाँ पे जो ये है युग्मक है और ये जो है जनक। तो देखिए इसको समझते हैं। सबसे पहले मानव का लिंग निर्धारण एक्स वाई प्रकार का होता है, क्योंकि यहाँ लिंग निर्धारण डिपेंड करता है कि मेल के जो गैमेट हैं वो एक्स वाले हैं या ये गैमेट वाई वाला है। अगर फीमेल में तो एक ही प्रकार का युग्मक बनता है, सिर्फ एक्स वाला। तो इधर से अगर मेल से एक्स आया तो एक्स एक्स मिलके फीमेल बनता है, और वाई आया तो एक्स वाई मिलके मेल बनता है। तो इसलिए इसका जो लिंग निर्धारण होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन, वो एक्स वाई प्रकार का। तो देखिए कहता है कि कुल 23 जोड़े क्रोमोजोम में से 22 जोड़ा नर और मादा में बिल्कुल एक जैसा होता है, और इसे हम अलिंग क्रोमोजोम कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टोटल जो है 46 क्रोमोजोम है, 44, 45, 46, और इधर भी। लेकिन ये जो 44 क्रोमोजोम मेल और फीमेल में है ये बिल्कुल सेम है, और इसी को अलिंग क्रोमोजोम यानी ऑटोजोम्स कहते हैं। मादा में एक्स क्रोमोजोम का एक जोड़ा भी होता है, जो फीमेल है उसमें आप देखिए यहाँ पे एक्स क्रोमोजोम का एक जोड़ा है, और नर में एक्स के अतिरिक्त एक वाई क्रोमोजोम होता है जो नर लक्षण का निर्धारक होता है। और जो नर फीमेल से अलग होता है उसमें से देखिए एक एक्स क्रोमोजोम है और एक वाई, और इसी के कारण मेल कैरेक्टर डेवलप होता है। नर में शुक्र जनन के समय दो प्रकार के युग्मक बनते हैं। शुक्र जनन मतलब जब शुक्राणुओं का निर्माण होता है तो आप देखेंगे दो तरह के युग्मक बनते हैं, एक 22 प्लस एक्स और एक 22 प्लस वाई। कुल उत्पन्न शुक्राणु का 50% एक्स युक्त और शेष 50% वाई युक्त होता है, और इनके साथ अलिंग क्रोमोजोम होते हैं। देखिए यहाँ पे जो युग्मक बना है मेल में वो 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई, आधा आधा बना है, 50-50%। और साथ में इसमें देखिए 22 ऑटोजोम्स है और यहाँ भी ऑटो। मादा में केवल एक ही प्रकार के अंडाणु बनते हैं जिनमें एक्स क्रोमोजोम होता है। अंडाणु का एक्स या वाई क्रोमोजोम से निषेचित होने की प्रायिकता बराबर है। ये जो अंडाणु बना है मादा युग्मक, इसका 50-50% चांस है कि ये एक्स वाले शुक्राणु से मिले या वाई वाले से, इसका चांस 50-50%। देखिए यहाँ पे अंडाणु का निषेचन एक्स धारी शुक्राणु से हो गया तो युग्मनज जो बनेगा वो क्या बनेगा, मादा एक्स एक्स। तो ये युग्मक है और ये मिलने से क्या बनता है, युग्मनज यानी कि जायगोट। तो जायगोट अगर एक्स एक्स है तो ये आगे चल के फीमेल बनेगा, मादा में परिवर्तित होता है। और इसके विपरीत वाई धारी शुक्राणु से निषेचन होने पर नर संतति, देखिए ये मादा युग्मक अगर ये वाई वाले शुक्राणु से मिलता है तो युग्मनज बनेगा 44 प्लस एक्स वाई यानी कि, ठीक है। तो वाई क्रोमोजोम से निषेचन होने पर नर संतति का जन्म होता है। तो इससे स्पष्ट है कि शुक्राणु की अनुवांशिक संरचना ही शिशु के लिंग निर्धारण करती है कि शिशु नर होगा या मादा। इसमें फीमेल का कोई भी योगदान नहीं है। अगला, मेंडल के विसंयोजन का नियम। देखिए मेंडल जो बताए थे कि हर एक कैरेक्टर के लिए, हर एक गुण के लिए एक जीन होता है, और हर जीन के दो अलील होते हैं जो समजात गुणसूत्र के होते हैं। और जब युग्मक का निर्माण होता है तो ये दोनों ही अलील सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। युग्मक निर्माण के समय दोनों अलील सेपरेट हो जाते हैं। जैसे यहाँ देखिए मान लीजिए कि एक जनक है, ये कैपिटल टी, और इसका क्रॉस कराते हैं एक जनक से स्मॉल टी, ये जनक है। जनक समयुग्मजी है तो यहाँ पे गैमेट एक ही प्रकार का बनेगा। तो यहाँ जो गैमेट बनेगा वो बस कैपिटल टी बनेगा, और यहाँ जो गैमेट बनेगा वो सिर्फ स्मॉल टी। जब ये दोनों मिलेंगे तो पहला पीढ़ी बनेगा कैपिटल टी, स्मॉल टी, और ये सभी होंगे लंबे।
F1। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो ये कैपिटल टी था ये टॉल, और ये स्मॉल टी ड्वार्फ, लेकिन जो पहला पीढ़ी में संतान हुआ उसमें सिर्फ ये वाला लक्षण है। अब जब इस F1 का क्रॉस F1 से कराते हैं, F1 का क्रॉस F1 से, आप देखेंगे ये है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी है कैपिटल टी। तो इधर से दो तरह का युग्मक बनता है, कैपिटल टी और स्मॉल। यहाँ से भी दो तरह के युग्मक बनेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल। और इस तरह से जो संतति बनेंगे, यहाँ पे कैपिटल टी ये टॉल होंगे, कैपिटल टी स्मॉल ये भी टॉल होंगे। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे ये कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टॉल होंगे, लेकिन स्मॉल टी ये ड्वार्फ होगा। तो जो दूसरा पीढ़ी बना F2, इसमें हमको दोनों लक्षण दिखे, टॉल वाला भी और ड्वार्फ वाला भी, ठीक है। लेकिन F1 पीढ़ी में सिर्फ हमको कैसा पौधा दिखा, लंबा पौधा। आइए देखते हैं विसंयोजन के नियम। कहता विसंयोजन का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इस नियम का आधार यह तथ्य है कि अलील आपस में घुल मिल नहीं पाते और F2 पीढ़ी में दोनों लक्षणों की फिर से अभिव्यक्ति हो जाती है, यानी जो लक्षण F1 में नहीं दिखता है वो F2 में दिखता है, भले ही F1 पीढ़ी में एक प्रकट नहीं होता। जैसे यहाँ पे देखे ये लंबा पौधा था, ये बौना पौधा था, F1 में सिर्फ क्या दिखा, लंबा, लेकिन F2 में आपको लंबा पौधा और बौना पौधा दोनों नजर आया। यद्यपि जनकों में दोनों अलील विद्यमान होते हैं, युग्मक देखिए यहाँ पे जो है इनके पास दोनों अलील है, लेकिन ये लक्षण नहीं दिखा। युग्मक बनने के समय कारकों के एक जोड़े या अलील के सदस्य विसंयोजित हो जाते हैं और युग्मक को दो में से केवल एक ही कारक क्या होते हैं, प्राप्त। समयुग्मजी जनक द्वारा उत्पन्न सभी युग्मक समान होते हैं। जैसे ये जनक देखिए समयुग्मजी है, तो ये जो युग्मक बनाएगा सभी कैपिटल टी और ये जो युग्मक बनाएगा सभी स्मॉल टी। लेकिन ये वाला जो देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी F1 का है, जब F1 का F1 से क्रॉस कराए तो ये जनक विषम युग्मजी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दो तरह का युग्मक बना है, कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। तो समयुग्मजी जनक द्वारा उत्पन्न सभी युग्मक समान होते हैं, जबकि विषम युग्मजी जनक, ये जनक है, जनक दो प्रकार के युग्मक उत्पन्न करता है जिनमें समान अनुपात में एक एक अलील हो। और यहाँ पे देखेंगे तो ये जो विषम युग्मजी जनक है ये दो युग्मक बनाया और दोनों का अनुपात समान है। इसे युग्मक की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, यानी लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये मेंडल के विसंयोजन का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए। तो आप देख सकते हैं ये शुक्राणु का नामांकित चित्र बना हुआ है, आपको इसको प्रैक्टिस करना होगा, जिसमें आप ये देख सकते हैं ये शुक्राणु का हेड है। यहाँ पे आप देखिए ये जीव द्रव कला या झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, इसके अंदर यहाँ पे जो है एंजाइम भरे होते हैं जिसको हम अग्रपिंडक कहते हैं। अग्रपिंडक, यहाँ देखिए ये केंद्रक युक्त गुणसूत्री पदार्थ, ये इसका शीर्ष है, एक्रोजोम यहाँ होता है, इसमें एंजाइम होते हैं। ये गिरवा है, मध्य खंड है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया आप देख सकते हैं, सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया होता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया तैरने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। ये पूछ, ये डायग्राम आप सीख जाइए। अगला है असंग जनन, क्या है, एपोमिक्सिस। तो बिना निषेचन, देखिए क्या कहता है कि यद्यपि जो है बीज निषेचन के परिणाम होते, लेकिन कुछ पुष्पी पादप जैसे कि स्ट्रेसिया और घास, ये स्ट्रेसिया और घास में बिना निषेचन के ही बीज उत्पन्न होते हैं और इसे ही हम क्या कहते हैं, असंग जनन। अब बिना निषेचन के बीज बन रहा है तो निषेचन नहीं हो रहा है तो ये अलैंगिक जनन हुआ, इसलिए देखिए लिखा हुआ है कि असंग जनन अलिंगीय प्रजनन, यानी अलैंगिक प्रजनन है। लेकिन बीज बनता है तो बीज तो लैंगिक जनन का परिणाम होता है, तो इसलिए कह रहा है कि ये असंग जनन या निषेचन नहीं होता है तो ये अलैंगिक जनन है, लेकिन ये लैंगिक प्रजनन का अनुहारक है। यानी अनुहारक का मतलब होता है नकल करना। नकल क्यों कर रहा है, क्योंकि बिना निषेचन का इसमें क्या बन रहा है, बीज। ये लैंगिक जनन है नहीं, लेकिन उसका नकल है। अगला प्रश्न, गुड़हल के स्त्री केसर का नामांकित चित्र बनाइए। जो देखिए गुड़हल है जिसको हम हिबिस्कस कहते हैं, चाइना रोज भी बोलते हैं। स्त्री केसर के तीन भाग होते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे ऊपर का ये वर्तिकाग्र है जिसको हम कहते हैं स्टिग्मा। दूसरा भाग है यहाँ पे वर्तिका, वर्तिका को हम कहते हैं स्टाइल। और तीसरा भाग यहाँ पे देख सकते हैं आप अंडाशय है जिसको
कहते हैं ओवरी। तो ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी तीनों मिलके जो है स्त्री के सर्कल आते हैं। अगला प्रश्न, गिफ्ट। इसका जो पूरा फॉर्म होता है, फुल फॉर्म होता है गिफ्ट का, कहता है गिफ्ट युग्मक अंतः गर्भाशयी स्थानांतरण का वर्णन करिए। तो इसको फुल फॉर्म होता है गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। यहाँ पे देख सकते हैं गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, गिफ्ट का वर्णन करना है। तो देखिए, जो फीमेल निषेचन के लिए एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकती है, भ्रूण को अपने अंदर डेवलप भी कर सकती है, लेकिन उसमें एग नहीं बनता है, वो फीमेल एक डोनर से एग लेके उस फीमेल में हम एग को सही समय पे ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि उस फीमेल के अंदर इसका निषेचन हो और आगे की प्रक्रिया हो। तो इसे हम गिफ्ट कहते हैं, जहाँ एक डोनर फीमेल से एग लेके उस फीमेल के जनन अंग में इसको ट्रांसफ़र किया जाता है। देखिए, कहता ऐसे मामले जहाँ स्त्रियाँ अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती, लेकिन जो निषेचन और भ्रूण के परिवर्धन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान कर सकती हैं, उनके लिए ये तरीका अपनाया जाता है। इसमें दाता से अंडाणु लेकर उन स्त्रियों के फेलोपियन नलिकाओं में स्थानांतरित कर दिया जाता है और इसी को हम कहते हैं गिफ्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या नियंत्रण की 2 विधियाँ। जनसंख्या नियंत्रण के लिए हम 2 विधियाँ, पहला तो गर्भ निरोधक उपाय है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं गर्भ निरोधक उपाय, जिसको कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो कई गर्भ निरोधक के उपाय हैं, जैसे इसमें कॉन्डम्स आता है। ये जो कॉन्डम्स है जनसंख्या को नियंत्रण करने के साथ साथ यौन संचारित रोग से भी व्यक्ति को बचाता है। दूसरा है गर्भ निरोधक गोलियां, जिसको हम पिल्स कहते हैं। तीसरा जो विधि है वो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, और चौथा जो है सर्जिकल मेथड, नसबंदी जिसको कहते हैं। इसके साथ साथ जो दूसरा विधि है गर्भ निरोधक का, वो परिवार नियोजन कार्यक्रम, जिसको फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कहते हैं। सरकार के द्वारा बहुत सारा मुहिम चलाया जाता है, जिसमें जो है लोग इस फैमिली प्लानिंग का उपयोग अगर करते हैं तो भी जनसंख्या कम होता है। जहाँ बच्चे के बीच में अंतराल रखा जाता है, देखिए यहाँ, जिनमें लोगों का कम बच्चे को जन्म देना, सही अंतराल पर बच्चे का जन्म करना, ये शामिल है। इससे भी जो है जनसंख्या को कम किया जा सकता है अगर बच्चे के बीच में गैप रहता है। जैसे सरकार का नारा भी, बहुत सारा सरकार की तरफ से जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा ये मुहिम चलाया जाता है, जहाँ जैसे स्लोगन है हम दो हमारे दो, ज़्यादा बच्चे को प्रिवेंट कर किया जाता है, यानी और भी कई स्लोगन है, जैसे 3 साल का अंतर अच्छा, स्वस्थ माँ और खुशहाल बच्चा, जो बच्चे हैं उसके बीच में 3 साल का गैप रखना चाहिए। तो ये सब नारे जो है लोगों को मोटिवेट करते हैं ताकि वो अपने बच्चे के बीच में गैप रखे, और जब बच्चे के बीच में गैप होगा तो इससे जनसंख्या कम होगा, ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। अगला देखिए, शिशु मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं? शिशु मृत्यु दर को हम कहते हैं इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, शॉर्ट में इसको बोलते हैं IMR, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। तो देखिए ये होता क्या है, तो प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों में, प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों में पहले 1 वर्ष के भीतर मरने वाले बच्चों की संख्या, यानी 1000 जीवित बच्चे में से 1 साल के अंदर जितना बच्चा मर जाता है, इसी को कहते हैं IMR। अब ये डिपेंड करता है किस क्षेत्र का शिशु मृत्यु दर कम या ज़्यादा होगा, तो ये वहाँ के स्वास्थ्य सेवा पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं, बच्चे और माँ को सही से पोषण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और सामाजिक और आर्थिक स्थिति, ये सभी महत्वपूर्ण होते हैं इस मृत्यु दर को कम करने के लिए। देखिए अगला है मानव यानी स्त्री के जनन तंत्र का नामांकित चित्र। तो स्त्री के जनन तंत्र में कुछ मुख्य भाग होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये अंडाशय है जिसको डिम्ब ग्रंथि भी कहते हैं। अंडाशय के बाद आता है फेलोपियन नलिका, जिसके 3 भाग होते हैं, आप देख सकते हैं। इसको एम्पुला कहते हैं, तुम्बिका, ये जो मुड़ा हुआ भाग सा है यहाँ पे। इसके बाद जो भाग अंडवाहिनी नलिका का गर्भाशय से जुड़ता है उसको स्थमस कहते हैं, और ये जो भाग जो अंडाशय के पास है इसको कीप कहते हैं, इनफंडिबुलम। स्थमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम।
और इन फंडिबुलम के आगे आप देखेंगे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो निकला हुआ है इस तरह से, इसको कहते हैं फिम्बरी, झिल्लरी। उसके बाद आप देखेंगे ये जो है गर्भाशय का भाग है, गर्भाशय के इस ऊपरी भाग को फंडस कहते हैं। ये जो खाली जगह है इसको गर्भाशयी गुहा, यूटेराइन कैविटी कहते हैं। गर्भाशय के वॉल को 3 भाग में बांटा गया है, परिगर्भाशय पेरीमेट्रियम, पेशी स्तर मायोमेट्रियम और अंतःगर्भाशय इंडोमेट्रियम। ये गर्भाशयी गिरवा है जिसे हम सर्विक्स कहते हैं, नैरो भाग होता है। और ये गिरवा नाल है जिसको आप सर्विकल कैनाल कहते हैं। और ये जो लास्ट पोर्शन है जननांग का, इसको हम योनि यानी वेजाइना कहते हैं। तो ये टोटल मिला के जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम में आप बनाना सीख जाए। अब दीर्घउत्तरीय प्रश्न देखेंगे। दीर्घउत्तरीय प्रश्न में सबसे पहले क्या आता है, पुष्पी पौधा में निषेचन के बाद की घटनाओं का वर्णन करें। तो बच्चों निषेचन के बाद की घटनाओं को हम कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, निषेचन पश्चात घटना। इसमें सबसे पहले जो है नर और मादा युग्मक मिलने से जब निषेचन होगा तो सबसे पहले जो है जायगोट का विकास होता है, जिसको जायगोट को हम अंग्रेजी में, हिंदी में युग्मनज कहते हैं, युग्मनज। तो देखिए निषेचन के बाद अंडाणु और परागकण, परागकण के अंदर होता है नर युग्मक, में क्या होगा, नर युग्मक। तो नर युग्मक के मेल से जायगोट यानी युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज समसूत्री विभाजन के माध्यम से युग्मनज से क्या बनेगा, भ्रूण, और भ्रूण के अंदर जो है ये रेडिकल्स होता है, लमुल्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए उसके बाद जो है इंडोस्पर्म, ये फर्टिलाइजेशन से जो है जायगोट बनता है और एक ट्रिपल फ्यूजन होता है, त्रिसंलयन, जिससे एंडोस्पर्म का विकास होता है। तो देखिए कहता है निषेचन के बाद ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनता है, एंडोस्पर्म, और यही एंडोस्पर्म भ्रूण को जो है पोषण देता है। एंडोस्पर्म भ्रूण के विकास के लिए पोषण प्रदान करता है। एंडोस्पर्म कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से देखिए कुछ होते हैं कोशिकीय भ्रूणपोष, नाभिकीय भ्रूणपोष इत्यादि प्रकार के। इसके बाद जो है बीज का निर्माण होता है। तो निषेचन के बाद जो है बीजांड बीज में बदल जाता है। तो बीजांड जो है निषेचन के बाद बीज में परिवर्तित होता है। बीज के कुछ भाग होते हैं जैसे बीज आवरण, बीज के अंदर आपको भ्रूण और एंडोस्पर्म मिल जाएंगे। कुछ पौधों में जो एंडोस्पर्मस होते हैं, जिसमें भ्रूणपोष नहीं होता, उसे कहते हैं नॉन एंडोस्पर्म। बीज परिपक्व होकर निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है, जैसे जैसे उसमें पानी की मात्रा कम होगी और फिर से अनुकूल परिस्थिति मिलने पर ये बीज अंकुरित होंगी। अंडाशय जो होता है फूल का भाग, वो अंडाशय निषेचन के बाद फल में बदलता है। तो अंडाशय निषेचन के बाद फल में बदल जाता है। फल के अंदर बीज संरक्षित रहते हैं और बाहरी वातावरण से इसको सुरक्षा मिलती है। फल के बाहरी भाग जो आवरण होता है, फल के बाहर आवरण, फल के आवरण को पेरिकार्प कहते हैं। और ये पेरिकार्प अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जैसे कुछ पौधे, कुछ फल में ये रसीले पेरिकार्प होते हैं, जैसे कि आम और संतरा में। और ये पेरिकार्प शुष्क भी हो सकते हैं, जैसे मटर और मूंग में। पुष्प के अन्य भाग जो है निषेचन के बाद बच्चों झड़ जाते हैं, जैसे पुंकेसर। स्त्री केसर के कुछ भाग जैसे वर्तिका, अग्रवर्तिका, ये सब झड़ जाएंगे। पंखुड़ी, बाह्य दल। देखिए निषेचन के बाद पुष्प के अन्य भाग जैसे पुंकेसर, वर्तिकाग्र, वर्तिका और पंखुड़ी मुरझाकर गिर जाते हैं, क्योंकि इनका अब कोई आवश्यकता नहीं होती। इन घटनाओं के माध्यम से बीज और फल का निर्माण होता है, जो पौधे के जीवन चक्र की निरंतरता को बनाए रखती है। आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह से एक फ्लावर होगा, जैसे देखिए ये है पुष्पासन, ये है इसका वृंत, ये बाह्य दल, ये पंखुड़ी, ये होंगे पुंकेसर, और यहाँ पे जो है ये इस तरह। तो यहाँ से जो है परागकण आता है यहाँ पे, और इसके अंदर ये इस तरह से। निषेचन के बाद ये जो अंडाशय है, अंडाशय बदल जाएगा फल में, और इसके अंदर जो बीजांड है, बीजांड बदल जाएगा बीज में। बाकी ये जो बाह्य दल है ये झड़ जाएंगे, पंखुड़ी
पुंकेसर, ये वर्तिकाग्र, वर्तिका, ये सब झड़ जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सबसे पहले कहता है कीट परागन एंटोमोफिली, और दूसरा है इन विट्रो निषेचन, जिसको कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। कीट परागन क्या होता है? जब परागन की क्रिया कीट के द्वारा होता है तो उसे हम क्या कह देंगे? कीट परागन। तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि कीट परागन में परागन का संचार कीटों द्वारा होता है। तो कीट फूल के पास जाता है, क्यों है? देखिए, कुछ लाभ के लिए, जैसे रिवॉर्ड दिया जाता है, जैसे मकरंद हो गया, पॉलन ग्रेन, है ना, इसके लिए जो कीट है वो फूल के पास जाता है। और भी जैसे फूल के पंखुड़ी जो है वो बहुत आकर्षित होते हैं, इसलिए भी जो है कीट फूल की तरफ आकर्षित होते हैं, उसमें सुगंध होता है। देखिए, तो कहता है कि पुष्पों में कीटों को आकर्षित करने के लिए रंगीन पंखुड़ी, सुगंध और नेक्टर होता है। कीट में जैसे कि मधुमक्खियाँ हो गई, तितलियाँ हो गई, भृंग परागकणों का एक फूल से दूसरे फूल तक ले जाते हैं और इससे परागन होता है। परागन पौधे के लिए लाभकारी है क्योंकि इसी से निषेचन होगा और निषेचन से फल और बीज बनेंगे, फिर पौधा अपना जीवन आगे बढ़ाए। दूसरा है इन विट्रो निषेचन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो निषेचन को कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें जो है निषेचन की क्रिया प्राकृतिक विधि से ना होकर टेस्ट ट्यूब में होता है। देखिए, इन विट्रो निषेचन का अर्थ है प्रयोगशाला में कांच की एक विशेष प्लेट में निषेचन प्रक्रिया को अंजाम देना। इस तकनीक का उपयोग तब किया जाता है जब प्राकृतिक निषेचन में कठिनाई होती है। इस तकनीक का उपयोग मानव में भी किया जाता है जब मानव में निषेचन प्राकृतिक रूप से नहीं होता है। देखिए, मानव में इसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, जिसमें महिला के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु को प्रयोगशाला में निषेचित किया जाता है और बाद में निषेचित भ्रूण को मादा के गर्भाशय में प्रतिस्थापित कर दिया। ठीक है, तो ये होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मासिक चक्र का वर्णन नामांकित चित्र बनाकर करिए। तो देखिए, जो मासिक चक्र होता है फीमेल में, ये 28 दिन का चक्र होता है और इस चक्र में 4 चरण होते हैं। पहला जो चरण है इसमें आप देख सकते हैं 1 से लेकर 5 दिनों का होता है और इसे रजोधर्म या ऋतुस्राव कहते हैं। इसमें जो गर्भाशय का इंडोमेट्रियम है ये टूट के आप देख सकते हैं इस तरह से बॉडी से योनि मार्ग से बाहर आता है तो ब्लड के फॉर्म में। दूसरा जो आप देखेंगे ये अवस्था है पुटुकीय प्रवस्था या प्रचुरोध भवन अवस्था। इसमें ये 5 से लेकर 13 दिनों तक होता है। इसमें गर्भाशय का जो ये इंडोमेट्रियम है लगातार ग्रो करता है, इसके लिए FSH हार्मोन कार्य करता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और इसमें आप देखेंगे जो पुटिका है ये वृद्धि करता है। ठीक है, जो पुटिका है धीरे धीरे करके ये परिपक्व होती हैं आगे चलकर। और जो अगला जो है अवस्थाएं, देखिए ये 14 दिन पे होता है। तो 14 दिन पे ये अवस्थाएं, इसको अंडोत्सर्ग कहते हैं, जिसमें से परिपक्व पुटिका से देखिए ये अंडाणु रिलीज होता है। परिपक्व पुटिका से ये अंडाणु निकल, इस क्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। और तीसरा जो चौथा अवस्था है वो है स्रावी अवस्था, सिक्रीटरी फेज। इसमें जो देखिए या इसको यहाँ पे आप देखेंगे पिति, ये जब इससे निकल जाता है ये परिपक्व पुटक से अंडाणु, ये जो खाली बच जाता है इसको कहते हैं हम पित्तपिंड। और ये पित्तपिंड जो है लगातार प्रोजेस्टेरॉन का स्राव करता है, यहाँ पे देख सकते हैं ये। और ये और इंडोमेट्रियम के लेयर को बढ़ाता है। हम इसको देखिए एक एक करके देखते हैं। देखिए, तो मासिक धर्म चक्र एक जैविक प्रक्रिया है जो महिलाओं के गर्भाशय को गर्भधान के लिए तैयार करता है। और ये लगभग 28 दिनों का चक्र होता है। इसमें 4 अवस्था, 4 मुख्य चक्र। पहला है मासिक स्राव चरण। ये चरण मासिक धर्म का पहला चरण है और ये 3 से 5 दिनों तक चलता है। इसमें देखिए क्या होता है, गर्भाशय की भीतरी भित्ति एंडोमेट्रियम टूटकर रक्त और उत्तक के रूप में बाहर निकलता है। दूसरा जो है फॉलिकुलर फेज, इसी को कहते हैं पुटुकीय प्रवस्था। ये अवस्था दूसरा चरण है और ये 5 से 13 दिन तक चलता है। आप यहाँ देख सकते हैं ये पुटुकीय प्रवस्था है और ये 5 से लेकर 13 दिन तक चलता है। इसमें गर्भाशय जो अंतःस्तर है धीरे धीरे बढ़ता है और इसमें जो है अपना ये FSH काम करता है। देखिए
इस दौरान मस्तिष्क से निकलने वाला FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन अंडाणु के परिपक्व होने के लिए प्रेरित करता है और गर्भाशय की दीवार मोटी और रक्त संचारित होती है। तीसरा है ओव्यूलेशन फेज, अंडोत्सर्ग कहते हैं। ये 14वें दिन होता है। इसमें जो हार्मोन है LH हार्मोन की वृद्धि के कारण जो है अंडाशय से परिपक्व अंडाणु निकलता है और इसको हम डिम्ब क्षरण या ओव्यूलेशन कहते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ पे 14वें दिन जो है ये LH हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसके कारण ये अंडाशय से यहाँ पे अंडाणु ये निकला और इसी को हम कहते हैं अंडोत्सर्ग अवस्था। अब यहाँ देखिए लास्ट जो फेज है वो अंडाणु निषेचन के लिए कहाँ चला जाएगा निकल के, फेलोपियन ट्यूब में। अगला जो फेज है वो लूटियल फेज है, क्योंकि यहाँ कॉर्पस लूटियम बनता है इसलिए इसको लूटियल फेज भी कहते हैं। ये 15 से लेकर 28 दिनों तक चलता है। 15 से लेकर 28 दिनों तक अंडाशय की खाली पुटिकाओं से, खाली पुटिका को ही कहते हैं हम कॉर्पस लूटियम, इससे निकलता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन और ये अंडाशय की दीवार को, गर्भाशय की दीवार को और भी मोटा करता है। अगर निषेचन नहीं होता तो प्रोजेस्टेरॉन का स्तर कम होता है, क्योंकि कॉर्पस लूटियम उसके बाद धीरे धीरे डिजनरेट होने लगता है, तो प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाएगा और गर्भाशय की दीवार टूटने से फिर से मासिक धर्म शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेंडेलीय विकारों का उदाहरण सहित प्रकाश डालिए। तो मेंडेलियन विकार जो है एक अनुवांशिक विकार है। ये होता क्यों है, देखिए एकल जीन में उत्पन्न उत्परिवर्तन के कारण जो विकार होता है उसे हम मेंडेलियन विकार कहते हैं। ठीक है, ये वंशागति के नियम से आगे चलता है और पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसारित होते रहता है। ये विकार ऑटोजोमल लिंक्ड भी हो सकते हैं और सेक्स लिंक्ड, लिंग संबंधी विकार भी होते हैं। तो कुछ जो मेंडेलियन विकार है उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहला जो मेंडेलियन विकार है वो सिकल सेल एनीमिया, इसको देखेंगे। तो जो सिकल सेल एनीमिया है ये ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, यानी ये ऑटोजोम पे होता है और रिसेसिव प्रकार का। अगर किसी को सिकल सेल एनीमिया होता है तो इसमें देखिए जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं, लाल रक्त कोशिका जिसका आकार पहले द्विअवतली था वो चेंज हो जाता है और हो जाता है अर्धचंद्राकार, जिसको सिकल सेप कहते हैं। कारण क्या है, जो हीमोग्लोबिन जीन है, हीमोग्लोबिन के लिए जो जीन है उसमें क्या हो जाता है यहाँ पे उत्परिवर्तन। आप देखेंगे इसमें क्या क्या लक्षण दिखेंगे, एनीमिया, यानी जो व्यक्ति सिकल सेल एनीमिया वाले हैं उसमें एनीमिया हो जाता है। एनीमिया मतलब खून की कमी, जोड़ों में दर्द होता है, कमजोरी, थकान और अंग में जो रक्त है उसकी आपूर्ति कम हो जाती है। अगला जो मेंडेलियन विकार है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया को आप देखेंगे तो कहता है कि ये ऑटोजोमल रिसेसिव विकार है। इसमें हीमोग्लोबिन का निर्माण असामान्य रूप से होता है। कारण क्या है, इसमें भी जो है जीन है, एक जीन उसमें उत्परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे यह हीमोग्लोबिन निर्माण से जुड़े जीन के दोष के कारण होता है। जो थैलेसीमिया है 2 प्रकार के होते हैं बच्चों, एक का नाम है अल्फा और दूसरा का नाम है बीटा थैलेसीमिया। लक्षण इसमें भी गंभीर एनीमिया होगा, थकान, चेहरे की असामान्य संरचना और इसमें जो स्प्लीन है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो है एक्स लिंक्ड रिसेसिव विकार है, यानी ये एक्स क्रोमोसोम पे होता है और ये रिसेसिव है। इस रोग से जो मुख्यतः पुरुष प्रभावित होते हैं और इस डिजीज का जो लक्षण है उसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो है रक्त का थक्का जमने में समस्या आ जाती है। तो सिंपल है, कारण जीन में उत्परिवर्तन। लक्षण क्या है, रक्त स्राव का रुकना कठिन हो जाता है, मामूली चोट पर अत्यधिक रक्त स्राव होता है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड है वो जमता नहीं है, उसका थक्का नहीं बनता है। ठीक है, नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है मेंडेलियन डिसऑर्डर वो कलर ब्लाइंड है। कलर ब्लाइंड एक्स लिंक्ड रिसेसिव विकार होता है। इसमें जो व्यक्ति है वो कलर ग्रीन और जो रेड है उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। ठीक है, कारण है इसका एक एक्स गुणसूत्र पर मौजूद जीन में दोष
और यहाँ देखिए लक्षण क्या होगा, व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर करने में कठिनाइयाँ होती हैं। अगर वो हरे रंग को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है तो ये ग्रीन कलर ब्लाइंड कहलाता है, और अगर लाल रंग में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा तो ये रेड कलर ब्लाइंड कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला और पुरुष बंध्याकरण का वर्णन करिए। तो देखिए ये जो है एक सर्जिकल मेथड है गर्भ निरोधक का, और ये परमानेंट है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले महिला बंध्याकरण, ये हिंदी शब्द है, इसको इसी का दूसरा नाम है नलिका उच्छेदन, जिसको अंग्रेजी में ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, जहाँ फीमेल के फेलोपियन ट्यूब को कट एंड टाइड कर दिया जाता है, यानी काट के बांध दिया जाता है। देखिए बच्चों यहाँ पे ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं ये फेलोपियन नलिकाएं हैं, तो इस फेलोपियन नलिका को यहाँ से कट कर दिया गया, और कट करने के बाद इसको बांध दिया गया। अब अगर इस अंडाशय से इस तरह से अंडाणु निकलेगा, तो अगर अंडाशय से अंडाणु निकलता है तो ये अंडाणु यहाँ से आगे तो बढ़ेगा, लेकिन ये यहाँ से आगे नहीं आ पाएगा, और यहाँ से अगर शुक्राणु प्रवेश करता है, यहाँ से अगर ये शुक्राणु प्रवेश करता है तो ये दोनों तरफ से हम क्या कर दिए हैं, जो फेलोपियन ट्यूब है इसको कट करके बांध दिए। तो अब ये अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिल नहीं पाएगा और निषेचन की क्रिया नहीं होगी। तो तकनीक में करते क्या है, देखिए स्त्री के उदर में यानी एब्डोमेन जो है वहाँ पे छोटा सा चीरा मारकर अथवा योनि द्वारा डिम्ब वाहिनी नली में छोटा सा भाग निकाल देते हैं, यानी कट करके बांध दिया जाता है, ठीक है। ये सर्जरी के विधि से होता है, तो ये सर्जिकल विधि के माध्यम से किया जाता है। लाभ क्या है, तो सिंपल है, ये प्रभावी है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है, और ये शुक्राणु और अंडाणु को मिलने से रोक देते हैं। मासिक धर्म चक्र या हार्मोनल स्तर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये सब तो इसके लाभ है। लेकिन अगर कोई जो दंपत्ति है, कपल्स है, वो बाद में अगर संतान चाहता है तो ये मेथड का रिवर्स होना यानी वापस आना पॉसिबल नहीं है। देखिए कहता है कमियां है कि ये एक अस्थायी प्रक्रिया है और इसे रिवर्स करना बहुत क्या है, कठिन या असंभव है, ठीक है। तो इसको हम ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। मेल में इसको वेसेक्टोमी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे भास्ट डिफरेंस को कट किया जाता है। देखिए यहाँ पे जो मेल होते हैं उसमें ऐसे करके एक पाउच होता है, इस पाउच के अंदर इस तरह से ये दो टेस्टिस होते हैं और इससे ये निकलता है वैस डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक कट लगाते हैं और फिर यहाँ से इसको बाहर करके हम इस पाइप को कट कर देते हैं और कट करके फिर से टाइट यानी बांध देते हैं। आप देख सकते हैं, तो इसको क्या कर दिया गया, यहाँ काटा और फिर इसको टाइट कर दिया गया, यहाँ से शुक्रवाहक बांधा और काटा हुआ, यहाँ कट करके फिर इसको ऐसे करके क्या किए हैं, बांध दिए। अब क्या होगा, जब जनन की क्रियाएं होंगी तो जो शुक्राणु इधर बनता है इसमें, और ये शुक्राणु ऐसे करके आएगा, लेकिन ये आगे बाहर नहीं आ पाएगा, ये शुक्राणु यहाँ से बाहर नहीं आ पाएगा। तो देखिए कहता है शुक्रवाहक उच्छेदन को वेसेक्टोमी कहते हैं। प्रक्रिया सूक्ष्मवाहक उच्छेदन में अंडकोश, ये जो पाउच है इसको अंडकोश कहते हैं, स्क्रोटम में चीरा मारकर शुक्रवाहक का छोटा सा भाग काटकर बांध दिया जाता है। सर्जिकल विधियां के माध्यम से इसको किया जाता है। लाभ क्या है कि ये अस्थायी गर्भ निरोधक का माध्यम है और अत्यधिक प्रभावी है। सर्जरी आसान और शीघ्रता से होना वाला है, आसानी से हो जाता है ये। कमियां क्या है, अस्थायी है तो इसको रिवर्स करना क्या है, कठिन है, वापस इसको पहले स्थिति में लाना संभव नहीं होता है। इसी के साथ ये अपना जो क्वेश्चन का डिस्कशन था ये समाप्त होता है।